क्यों उनको इतना भरोसा था कि साहब ये तो हो जाएगा, रशिया को मानना ही पड़ेगा, ये भी समझना अनिवार्य है। और इसमें दिलचस्प एक मोड़ है। देखिए, जो CIA है, जो कि ट्रबल शूट करती रही है ये यूक्रेन की वॉर, ये जो वॉर है ये CIA की वॉर है, जो कि एंटनी ब्लिंकन साहब, डीप स्टेट के मालिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और CIA, इन दोनों के बीच के उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी और इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका अंदाज ये था कि चीन सबसे बड़ी धमकी नहीं है, थ्रेट नहीं है अमेरिका को, रूस है। तो जो पहले दो प्रेसिडेंट्स ने पिवट टू एशिया किया था, बाइडेन साहब ने आते ही पिवट को उलट किया और पिवट टू यूरोप ले गए। साहब, भाड़ में जाए चीन, भाड़ में जाए वो सब, मैंने लड़ना है, मेरे को शौक है लड़ने का रूस से, मैं रूस की ऐसी तैसी करना चाहता हूं, मैं रूस की इकोनॉमी तबाह करना चाहता हूं, मैं पुतिन साहब का तख्ता पलट करना चाहता हूं, तो उसका लिए जो बैटरिंग रैम है उसको इस्तेमाल करूंगा मैं यूक्रेन, आखिरी यूक्रेन तक मैं रूस से लड़ूंगा, लहू लुहान कर दूंगा रूस का सर, जब तक कि पुतिन साहब भाग ना जाएं। मतलब ख्याल तो बहुत सुहाना था, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और ही हुआ है साहब। ग्राउंड रियलिटी हटके है। पुतिन साहब जम के मॉस्को में बैठे हैं, उनके हिलने हिलाने का कोई स्कोप नहीं। 80% से ज्यादा पॉपुलैरिटी रेटिंग तो उनकी चढ़ गई है। लड़ाई वो जीतने की कगार पे है। रूस की इकोनॉमी जो है वो 3-4 गुना बढ़ गई है साहब आगे से, और 4% पर एनम GDP ग्रोथ वहां पे हो रही है। सारी तबाही के प्लान जो है वो हवा के हवा में धरे रह गए। लेकिन CIA ने ब्रीफ किया। साहब, कौन मानना चाहता है कि मैं गलत था? कौन मानना चाहता है कि साहब हम हार गए, हम पिट गए? ठीक है साहब, इसलिए CIA का बड़ा जोर रहा है और डीप स्टेट का जोर रहा है कि जैसे कोरिया में एक स्टेलमेट हुआ था कि कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, हम दोनों बराबर रहे साहब, ये ड्रॉ हो गया ये मैच, तो हम एक वहां पे सीज फायर करेंगे और डीमिलिटराइज जोन बना देंगे साहब। डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे, जैसे कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बना, और हम वो जो है वहां पे डीमिलिटराइज जोन बना के अपनी फौजें, यूरोप की फौजें वहां पे लगा देंगे। पुतिन ने कहा, भाईजान, ये सारी लड़ाई इसलिए हुई थी कि मैं नहीं चाहता था कि नेटो आसपास भी आए यूक्रेन के, और आप कह रहे हो कि साहब हम तो यूक्रेन के बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाएंगे यूक्रेन के अंदर। असंभव, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि मुझे सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। सीज फायर क्या सोल्यूशन है? 2-3 साल के बाद आप और हथियार दोगे और दोगे, फिर चढ़ा दोगे हमारे ऊपर यूक्रेन को, जब उनके कुछ आदमी और हो जाएं और बच्चे पैदा हो जाएं मरने के लिए, अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ते हुए, यूरोप की लड़ाइयाँ लड़ते हुए। अपने देश का बुरा हाल कर दिया इस शख्स ने, ज़ेलेंस्की ने। तो वो पुतिन ने कहा कि साहब इस वक्त मेरी फौजें जीत रही हैं, मैं मोमेंटम अगर तोड़ता हूं नुकसान मेरा होगा। बड़ी मुश्किल से हमने अपर हैंड लिया है, और हम डिफेंस लाइन पे डिफेंस लाइन बनी है दोनेत्स्क में, लुहांस्क में, 14 साल से बनी हुई है, 2014 से, ठीक है, और उसके ऊपर हम आखिरी में हावी हुए हैं। अगर मैं अब सीज फायर दे दूं तो साहब ये तो फिर 10 और डिफेंस लाइन बना के बैठ जाएंगे, और मेरा काम जो है उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं जीत रहा हूं तो मैं साहब ये चीज़ ख़त्म करके छोड़ूंगा, जो मेरे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव थे, ध्येय थे, उनको मैं हासिल करके छोड़ूंगा। मैं ये लॉलीपॉप नहीं मुझे चाहिए कि सीज फायर आप इंस्टीट्यूट करा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कैसे उम्मीद थी कि ये रूस सीज फायर के लिए मान जाएगा? इसलिए कि CIA ने उनको जो आंकड़े दिए वो ये थे कि साहब रूस पिट गया है, इनकी तो जीभ बाहर आ गई है रूस की, इनके 1 मिलियन लोग मारे गए हैं, और यूक्रेन क्या बढ़िया सिपाही हैं, हमारे हथियारों से लड़ रहे हैं, उनके 7 लाख के करीब मरे हैं। तो मतलब रूस की जीभ बाहर है साहब, वो तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, आप उसको थोड़ा सीज फायर का ऑफ रैंप देंगे, वो दोनों हाथ जोड़ के ले लेगा, हाँ मेरे आका आपने मेरी जान बचा ली। ये
बुनियादी तौर पे ये प्रीमाइस गलत था। माफ़ कीजिए, अगर सही में आंकड़ा लगाया जाए, रूस का कम नुकसान हुआ है, कोई 5 लाख के करीब हुआ है। यूक्रेन का 1 मिलियन के ऊपर हुआ है साहब। यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैदान जंग में रूस इस वक्त हावी है। हाँ, ज़ेलेंस्की साहब कभी कभी वानर सेना जैसे अमेरिका के बनाए 15-20 एटैक फायर कर देते हैं, वो स्टॉर्म शैडोज फायर कर देते हैं, हाइमार फायर कर देते हैं। ज़्यादातर जो यूएस की एयर डिफेंस जो बहुत स्ट्रांग है उनको शूट डाउन कर देता है। जवाब में रूस ठोकता है यूक्रेन को विद इस्कंदर मिसाइल्स, किंजाल मिसाइल्स, और बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल से मार रहा है। हर एक मिसाइल का जो वॉरहेड है 500 से 700 किलोग्राम का है। जो ड्रोन जो यूक्रेन भेज रहा है 20 से 30 किलोग्राम का वॉरहेड। पटाखे छोटे मोटे करते हैं, टीवी पे जरूर वॉर जीतते हैं कि आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन साहब असलियत जो है जब इनके मार पड़ती है इस्कंदर से और किंजाल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, इनका कोई डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा और वो पूरा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का खल्लास कर दिया है साहब। बिजली पानी की किल्लत हो गई है बहुत भारी और सर्दी में महंगी पड़ रही है। मोराल बूट में जा रहा है। 2 लाख यूक्रेन के सिपाहियों ने भगौड़ा हो गए हैं लड़ाई के मैदान से। आप समझे साहब? और आप डंका बजाओ कि हम जीत गए, पुतिन भागने वाला है, पुतिन को ओवरथ्रो किया जा रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये यथार्थ नहीं। और यथार्थ आपके सामने आ गया है कि जब ऑफ रैंप दिया आपने रूस को, रूस ने लेने से साफ मना कर दिया। उसने कहा मेरे में काफी दम है लड़ने का। तो ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को गलत खबर दी गई थी। सीआईए ने मनगढ़ंत कहानियां दी हैं, अपना नैरेटिव दिया है जो कि वो चाहते थे हो। विशफुल थिंकिंग बहुत खतरनाक होती है लड़ाई के मैदान। आपको यथार्थ पे चलना है और अगर आप यथार्थ पे नहीं चलेंगे आपको नुकसान होगा। तो पहला तो हमने देख लिया साहब कि इनका जो नैरेटिव था सीआईए का कि रूस पिट गया है साहब। अरे साहब बस आखिरी टांगें डगमगा रही हैं रूस की, आप थोड़ा सा बोलो बस कर दो तो वो थैंक यू करके वो अभी एक्सेप्ट कर लेगा सीज फायर। कुछ नहीं किया, पुतिन ने नहीं किया। पुतिन कह रहा है जब तक फैसला नहीं होता मैं तो लड़ूंगा साहब। अब साहब बड़ी पिकेट सिचुएशन हो गई है। बाइडेन साहब जाते जाते एक अच्छी मिर्ची घोल के गए हैं। उनका उद्देश्य था, उनका मंसूबा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के शुरुआत में 2-3 साल की शांति चाहते हैं ताकि वो अपनी तरफ से फौजों को, इकोनॉमी को रिबिल्ड करें और फिर आके तैयारी करके लड़े, वो डीप स्टेट को उखाड़ दें। तो डीप स्टेट ने मिलके बाइडेन साहब के साथ षड्यंत्र रचा है कि ऐसी हालात करके जाएंगे यूक्रेन में, जितने हथियार दे सकते हैं वो दे के चले गए बाइडेन साहब। और वहां यूरोप में लोगों को उकसा के गए, अरे ये तो तुमको तंग करेगा, तुम इसके बरखिलाफ हो जाओ, आंखें दिखाओ। और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब तो अब चढ़ गए हैं, फतेह, मैं हूं सिकंदर, मैं हूं अगला हिटलर जो कि रूस को ठिकाने लगा देगा। हिटलर तो साहब पिट गया था और नेपोलियन भी पिट गया था। ये नए नेपोलियन, नए हिटलर हमारे ज़ेलेंस्की साहब आए हैं जो दुनिया को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो ऐसी तैसी कर दे कि बस मुझे हथियार देते रहो। अब प्रॉब्लम आ गई है कि साहब हथियार के अलावा आपको बंदे भी चाहिए। 45 मिलियन की आबादी थी रूस की, 8 मिलियन तो भाग लिए विदेशों में, 1 मिलियन मारे गए। और अब साहब उस उम्र के इनको लोग नहीं मिल रहे जो कि लड़ सकती है। टीनेजर पकड़ के ये फ्रंट लाइन पे भेज रहे हैं, वो जाते ही भाग रहे वहां से जब वो वहां की भीषण युद्ध की विभीषिका देख रहे हैं साहब। रूस ने भी इस युद्ध क्षेत्र में बहुत ही दक्षता से काम लिया है। उसने देखा कि ड्रोन्स की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया था, बरकत्या ड्रोन और ये और वो। फिर रूस ने भी देखी दबा के 50-50 हज़ार एक साल में
ड्रोन वो चला रहा है, गंवा रहा है, बट ड्रोन वॉरफेयर दोनों देश सीख गए। ड्रोन वॉरफेयर के चलते टैंकों का हिलना मुश्किल हो गया है। तो रूस ने साहब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, वो स्टॉर्म ट्रूपर इन्फेंट्री बनाई जो कि फॉरेस्ट लाइंस का आड़ लेते हुए मोटरसाइकिलों पे आते हैं, ड्यून बग्गीज पे आते हैं और वो जाके घुस के अटैक करते हैं छोटे छोटे दस्तों में, जिनके खिलाफ आप ड्रोन खास काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई बड़ी टारगेट नहीं है। और अब साहब देखिए वो रिलेंटलेसली आगे बढ़ रहा है दोनेत्स्क में, जहां वो पेट्रोवस्क के गेट पे बैठा है। 1-2 किलोमीटर पेट्रोवस्क के वो पहुंच गया है। और अगर पेट्रोवस्क गया साहब, इनका पूरा ढांचा जो है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई का, वो हिल जाएगा रूस का। और उसके बाद क्रामातोरस्क की लाइन रूस पहुंच जाएगा। तो कुछ आगे नहीं बचा डनीप्रो रिवर की नदी की लाइन तक। यानी डनीप्रो जो नदी है एक बड़ा भारी ऑब्स्टिकल है जो यूक्रेन को 2 भागों में बांटता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है साहब। और अब जो है रूस पूरा ईस्टर्न यूक्रेन को पकड़ लेने की बस कागार पे है। कुर्स्क की बात की है, यहां अमेरिकन सैटेलाइट ने देखा कि भाई सारी लड़ाई ईस्टर्न यूक्रेन में हो रही है, तो रूस का जो कुर्स्क क्षेत्र है वो खाली है, वाला शेरों चढ़ जाओ, खाली है बिल्कुल, पकड़ लो इसके पहले कि वो आ सके। वो कुर्स्क के जो न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच जाएंगे और वहां प्लांट को उड़ा देंगे, सारी रेडिएशन से रूस ग्रस्त हो जाएगा। जैसे चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था वैसा डिजास्टर होगा। अब ये भी साहब के ने जैसे ही, पहले तो धक्के में उसको झटका लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम संभाले उसने साहब चढ़ के हमला कर दिया। उसने जबरदस्त काउंटर अटैक किया है कर्स्क में और 65% एरिया, यानी जो 1300 स्क्वायर किलोमीटर उसने पकड़ा था यूक्रेन ने, और दुनिया भर में वो डंका बजा रहा था कि जीत गए, फतेह कर ली रूस के ऊपर। ये नाटक जैसा वो करते आए हैं। तो साहब 65% रूस ने वापस ले लिया है। और अब वक्त की बात है कि रूस की फौजें हावी हो जाएंगी और जो बची खुची फौजें हैं कुर्स्क सेलिएंट में, या तो वो पिटेंगी या फिर उनको वापस पीछे हटना पड़ेगा। मतलब जो सारा इसने इतना अपने बेस्ट ट्रूप्स लगाए, ट्रेंड फॉर्मेशन लगा दी, ईस्टर्न यूक्रेन को सोचा था कि वहाँ से रूस मजबूर होगा फौजें हटाने में, कुछ नहीं हुआ। और अब ये जो है इनका एंड गेम आ गया है। देखिए मैं फिर समझाऊं, टेलीविजन स्क्रीन पे लगता है कि यूक्रेन बड़ा अच्छा लड़ रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पे लगता है कि वो ताबड़तोड़ रूस के शहरों पे अपने ड्रोन से हमला कर रहा है। एज ए मिलिट्री मैन मैं आपको समझा दूं कि एक ड्रोन जो है वो 20 से 30 किलो बारूद लेके जाता है। जवाब में रूस ठोकता है इस्कंदर और किंजाल मिसाइल से, जो कि 500 और 700 किलो बारूद लेके आते हैं। मतलब उनकी जो मार लगती है वो 10 गुना ज्यादा है जो कि यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन टेलीविजन स्क्रीन पे जीत और फतेह दिखाना चाहता है क्योंकि पूरी अमेरिकन मीडिया उसके साथ है, सोशल मीडिया उसके साथ है। तो मीडिया पे तो फतेह हासिल कर लिए साहब, जमीन पे पिट रहे। ये असलियत है, ये असलियत है। और जितनी जल्दी ये असलियत सब लोग समझ लें, शामिल अमेरिका, उतनी जल्दी वो उदासीन हो जाएंगे इस बेवकूफ बेमायने के युद्ध से। डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे थे कि ये बेमायने का युद्ध है, बेवजह कत्लो गारत हो रही है। बट शुरू किसने कराई? अमेरिका की डीप स्टेट ने शुरू कराई साहब। बाइडेन साहब जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे हंटर बाइडेन तो यूक्रेन में पैसे कमा रहे थे, और अभी भी वो फिर चाहते थे कि ये क्या हम चीन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मेन थ्रेट रूस है और मैं रूस की ऐसी तैसी करके छोड़ूंगा। मैं इतिहास में जाऊंगा रोनाल्ड रेगन की तरह एज अ प्रेसिडेंट जिसने की कमर तोड़ दी रूस की। दूसरी बार रूस अब जो है वो काफ़ी जागरूक है कि पहली बार क्या हुआ था, इतने झांसे में इतनी आसानी से वो नहीं आने वाला। और बड़े मेथोडिकली उसने प्लानिंग करी है, स्लो बट स्टेडी उसने जो है ये लड़ाई लड़ी है। उसने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाने दी है।
चाहे जितना भी उकसावा हो, अभी तक उसने संयम रखा है और वो कन्वेंशनली ये युद्ध जीतना चाहता है। तो मेन तवज्जो साहब हमको देने चाहिए बदलते इंटरनेशनल समीकरण के। अब बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हो रही है साहब। बाइडेन साहब काफी तंग करके गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बड़ा तंग करके गए हैं कि वो वो एश्योर करना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप शांति ना बहाल कर सके। मिडिल ईस्ट में तो कर दी है, उसका भी क्रेडिट बाइडेन साहब बढ़ के लेना चाहते थे। अरे 7 महीने ट्राई कर रहे थे, नहीं माना था नेतन्याहू, वो केवल डोनाल्ड ट्रंप के आने पे माना। तो मिडिल ईस्ट तो शांत करा दिया। अब वो लगे कि साहब मिडिल ईस्ट तो शांत हो गया, मैं ऐसी खिचड़ी पकाऊंगा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। शांति भाड़ में गई शांति। मैं डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर करूंगा कि वो भी इस युद्ध में शामिल हो। और उन्होंने पूरे यूरोप को भड़काया, यूरोप के देशों को भड़काया, उन्होंने जेलेंस्की को भड़काया, लड़ लड़ तू लड़, मत मान इसकी, मत सुन इसकी, कुछ नहीं कर सकता ये तेरा। बहुत कुछ कर सकता है साहब, तुम्हारे हथियार बंद करेगा तो हम देखेंगे, दुनिया देखेगी कितनी देर तक यूरोप तुम्हें संभाल सकता है। फौजें कितनी हैं यूके के पास, 2 ब्रिगेड से ज्यादा नहीं वो भेज सकते। कितनी फौजें हैं फ्रांस के पास, 2-3 ब्रिगेड से ज्यादा नहीं भेज सकता। वहां पे तो साहब लाखों के हिसाब से ट्रूप्स लगे हैं। अब मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है यूरोप वगैरह में। क्या यूरोप अकेले रूस को लड़कर हरा सकता है? आई एम सॉरी, आप गलतफहमी में, भारी गलतफहमी में। अमेरिका के साथ मिलकर आपकी कुछ चांस थी। अमेरिका के बगैर अगर यूरोप में कुछ तानाशाह सोचते हैं, कुछ फन्ने खां सोचते हैं कि वो रूस के घुटने टिका देंगे साहब, तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बट बड़ा दिलचस्प समीकरण हो रहा है साहब। अब ये दुनिया में क्या यूरोप और अमेरिका का जो है रिश्ता पारंपरिक, क्या वो टूट जाएगा? क्या यूरोप एक और पोल ऑफ पावर बन के उभरेगा सेपरेट? अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप, इंडिया, ये अब समीकरण एक नया आ रहा है दुनिया के पटल पे, विश्व पटल पे उभर कर। बहुत दिलचस्प समय है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बाइडेन के जो चमचे हैं वो लोग कह रहे हैं कि साहब हमने तो ग्लोबलाइजेशन करके रखी थी, ग्लोबल ऑर्डर को हमने संभाल के रखा था। अब जो है अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वो कनाडा पकड़ लेंगे, वो ग्रीनलैंड पकड़ लेंगे, तो कैसे आप रोक सकते हैं रूस को यूक्रेन पकड़ने से, चीन को ताइवान पकड़ने से? दिलचस्प समीकरण। बट मस्कुलर नेशनलिज्म का टाइम आ गया है। भारत को भी सबक सीखनी चाहिए कि जब मस्कुलर नेशनलिज्म का वक्त है तो हमको भी ये जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है जो सर पे चढ़ रहे हैं बिन वजह के, इनको मस्कुलर नेशनलिज्म दिखानी होगी। और डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो ग्रीनलैंड को हड़प सकते हैं, कनाडा को हड़प सकते हैं, तो हम इन 2 वाहियात मुल्कों को भी सबक सिखा सकते हैं। देखेंगे आगे आगे होता है क्या। जय भारत, जय हिंद।